जियो पॉलिटिक्स तो डिस्कस करते हैं इस हफ्ते की मेजर जियो पॉलिटिकल न्यूज। तो पहली खबर निकल के आ रही है अफगानिस्तान से। तो इंडिया इवैक्यूएट्स स्टाफ फ्रॉम कांदाहार कॉन्सुलेट। तो इंडिया ने अपनी जो कांदाहार कॉन्सुलेट है वो बंद कर दी है। और आपको पता होगा डिफरेंस होता है कॉन्सुलेट और एम्बेसी में। न्यू दिल्ली में सभी देशों की एम्बेसीज है हमारे न्यू दिल्ली में, बट काउंसलेट्स कुछ मुंबई में भी। तो एक अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने के लिए देश में या फिर अपनी प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए देश काउंसलेट्स खोलते हैं। तो ये काउंसलेट जो इंडिया ने 4 काउंसलेट्स है पूरी इंडिया में, अफगानिस्तान में इंडिया की, उसमें से कांदाहार भी एक है और इंडिया ने क्लोज कर दिया क्योंकि उसे चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और तालिबान ने ये जो कांदाहार है उसमें बहुत ही अच्छे से अपना, और यूएस ने भी अपने ट्रूप्स जो विड्रॉल है वो शुरू ही रखा है। तो सितंबर 11 पहले से वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। तो अब वहाँ की सिक्योरिटी रीजन की वजह से इंडिया ने अपने कॉन्सुलेट बंद कर दिए। और फिर जो इंडिया में एक्सटर्नल मिनिस्ट्री उन्होंने कहा है नहीं हमने बंद नहीं किए, मतलब जो वहाँ के अफगानिस्तान का स्टाफ है वो आप भी वो कॉन्सुलेट चालू किया, पर आप जानते हो वो तो सिर्फ कहने के लिए इंडिया ने चालू रखी। और अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो आप ये देख सकते हो ये जो ग्रीन एरिया है ये कंटेस्टेड कंट्रोल है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट और तालिबान दोनों का कंट्रोल है। जो ग्रे में एरिया है वहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल है और ये जो येलो एरिया है वह तालिबान का कंट्रोल है। बट ये ज्यादातर आप यहाँ देख सकते हो जो सदर्न साइड है यहाँ तक यही है कांदाहार, यहाँ यही अपनी कॉन्सुलेट इंडिया की यही बंद कर दी। और ये तालिबान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यहाँ पर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अगर कोई भी अटैक होता है इन पे, अगर अफगान फोर्सेस या फिर कोई किसी भी देश की फॉरेन फोर्सेस उन पे अटैक करती है तो पाकिस्तान में आके छुप जाते हैं। और इससे ये भी न्यूज है कि पाकिस्तान ने अपने करीब करीब 7,000 सोल्जर्स भेजे जो जैश ए मोहम्मद और जो लश्कर तोयबा आप जानते हो हाफिज सईद की और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी अफगानिस्तान में मदद कर रही है तालिबान की, क्योंकि पाकिस्तान को आप पहले से जानते हो पाकिस्तान हमेशा से ही तालिबान की मदद करते हैं। तो देखते हैं क्या गवर्नमेंट सच में काबुल तक, क्या तालिबान सच में काबुल तक कब्जा कर लेता है या फिर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल वापस रिगेन कर सकती है इस एरिया पर। ऐसा लगता नहीं क्योंकि सिचुएशन काफी बुरी होती जा रही है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर लगती है, इसे कहते हैं वखान कॉरिडोर। और यहाँ पे पाकिस्तान की और ये अफगानिस्तान की बॉर्डर है। हाल ही में न्यूज है कि यहाँ की जो सिंध यहाँ पे भी अब तालिबान ने काफी अंश कंट्रोल कर लिया है। पर ये जो चाइना से बॉर्डर लगती है यही से वखान कॉरिडोर और उज्बेकिस्तान के साइड से अफगानिस्तान के, तो उन्हें डर था कहीं अफगानिस्तान अटैक न करते, पर अफगानिस्तान ने कहा कि चाइना हमारा फ्रेंड है क्योंकि ऑब्वियस चाइना उनकी ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट भी करेगा। और ये जो पाकिस्तान सोल्जर सप्लाई कर रहा है ये अलग अलग जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन सब से जो सोल्जर पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है, अगर उनकी बात करें तो ये सब 15 साल की उम्र से भी नीचे के जवान लड़के होते हैं, उन्हें तालिबान भर्ती कर देता है और उनका इस्तेमाल ये फॉरेन फोर्सेस के खिलाफ करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने भी ये क्लेम कर दिया कि उन्होंने 85% अफगानिस्तान की टेरिटरी पूरी तरह से क्लेम कर ली है, मतलब पर ये आप कह सकते हो वो एक तरह से बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, बट 85% नहीं पर कम से कम 60 to 70% तालिबान अब कंट्रोल करने लग गया है। और अब सभी को डर यही है कि जो डिप्लोमेट्स रहते हैं काबुल में उन पे कोई खतरा ना हो। और सभी देशों ने अपनी जो आर्मी है वो भी और प्लेन्स भी है वो काबुल जो एयरवेस है सबसे बड़ा वहीं पे डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि जब कभी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो गई, सरप्राइज अटैक हो गया, तो उन्हें अपने डिप्लोमेट जल्दी से जल्दी निकालने होंगे काबुल से। और रिसेंटली ये भी न्यूज है कि टर्की ने भी जो काबुल के एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली है। बेसिकली टर्की अब अपनी इमेज बढ़ाने के चक्कर में ये सब कर रहा है, बट तालिबान ने कह दिया अगर टर्की ने अपनी ट्रूप्स वहां से विड्रॉल नहीं किए तो उसे भी अमेरिका की तरह ही उनका ऑब्वियस वो अटैक करने लग जाएंगे। तो टर्की को भी सोचना होगा, देखते हैं टर्की कब तक डिफेंड कर पाता है। और आप देख सकते हो तालिबान जैसे पावर में आ चुका है वहाँ एक काफी सीवियर रिस्ट्रिक्शंस हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं वहाँ के वुमेन्स पे, जैसे कि उन्हें एजुकेशन से बाहर रखे हैं, आप जानते हो शरिया लॉ और ऐसे कई सारे कानून अब तालिबान में इम्पोज कर दिए जाएंगे। फिलहाल जो गवर्नमेंट है उनके अंडर कुछ थोड़ा बहुत यूं वहाँ वुमन को फ्रीडम थी वो भी अब तालिबान छीन लेगा। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होती है इसमें। और अगली खबर आ रही है फ्रांस से, जो केन एनर्जी है उसमें और इंडियन गवर्नमेंट में $1.7 बिलियन का एक डिस्प्यूट था। बेसिकली 2011 में इंडिया ने एक ऐसा लॉ इम्पोज कर दिया था कि मतलब एक टैक्स रूल था बेसिकली जिसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहा जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो इसके अंदर ये सब किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो टैक्स गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया था, तो बहुत सारे एनालिस्ट का कहना था ये गलत था। मतलब बेसिकली इनका कहना था जो भी
2011 से पहले भी अगर कोई ट्रांजैक्शन हो चुके हैं तो उन पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। तो बेसिकली सभी कंपनीज का यही कहना है कि जो डील पहले ही हो चुकी है, आप बाद में उस पर कोई लॉ लाके टैक्स कैसे लगा सकते हो, और यही डिस्प्यूट था। इसके वजह से ये केस फ्रेंच गवर्नमेंट में अभी भी चल रहा था। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट्स के एसेट्स है, मतलब जो गवर्नमेंट आपको पता है कुछ होटल्स वगैरह या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट करती है, तो 187 की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की फ्रोजन कर दी है फ्रेंच गवर्नमेंट ने। तो इनका कहना है तो पहले गवर्नमेंट को या तो ये केन एनर्जी को अपने जो भी डिस्प्यूट है 1.7 बिलियन वो वापस दो, या फिर आपकी जो अमाउंट है वो सीज रहेगी। और बेसिकली गवर्नमेंट को ज्यादा कुछ देना भी नहीं, क्योंकि केन एनर्जी के जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट के पास बहुत समय से है, तो वही अगर गवर्नमेंट वापस रिपेमेंट कर दी तो भी ये उसमें से अच्छा खासा पेमेंट हो जाएगा। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली खबर है चाइना से और तिब्बत बॉर्डर से। तो हाँ, देख सकते हो इंडिया ने क्लियर करना तिब्बत पॉलिसी। तो रिसेंटली पिछले हफ्ते दलाई लामा की 86th बर्थडे सेलिब्रेशन हुई। तो उसी के चक्कर में चाइना ने इंडिया के एक देमचोक जो छोटा सा एरिया है जो अक्साई चीन के आसपास ही है, वहां पे एंट्री की और उन्होंने बैनर लेके प्रोटेस्ट किया कि उनका यही कहना था कि आप दलाई लामा का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि वो तो एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, चाइना पे चाइना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया पे कि आप दलाई लामा को सपोर्ट मत करो। बेसिकली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने भी ट्वीट की थी, और कुछ स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने, और सभी जगह पे दलाई लामा की बर्थडे की विशेष शेयर की गई। और यही बात चाइना को पसंद नहीं है। इसके 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 रिएक्शन में ही चाइना ने अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए। पर जैसे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स वहां पे आए, तो चाइना के ट्रूप्स 30 मिनट्स के लिए वहां पे आए थे, बाद में वो वापस चले गए। और गांव वालों ने कहा कि वो बहुत अंदर आ गए थे, पर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा कि नहीं, वो अपनी टेरिटरी में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट दलाई लामा चूज करना एक बहुत ही रिलीजियस पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि आप जानते हो दलाई लामा को चूज करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दलाई लामा सिर्फ चाइना की या तिब्बत की बात नहीं, पूरे बुद्धिज्म की भी बात है। और 70 साल से अधिक समय हो गया, और आप भी अभी भी लड़ाई उनकी तिब्बत की जारी है, और एक ही इंसान की वजह से, और वो है दलाई लामा। तो देखते हैं आगे इस पे भी क्या डेवलपमेंट होती है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है मालदीव से। आप जानते हो मालदीव से एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है अपने इंडो पैसिफिक रीजन में। तो यही है कैपिटल उनकी माले। देख सकते हो आप कितने छोटे छोटे आइलैंड्स है, और उसपे ये कंट्री बसी हुई है। तो उसमें एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया। तो बेसिकली कुछ नहीं था, ये जो वहाँ एक ऑपोजिशन पार्टी है, पीपीएम ऑपोजिशन पार्टी, और ये जो दरियास नाम की पब्लिकेशन है, उसने ये प्रोपेगेंडा फैलाया था कि देखो, तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए थे। आप जानते हो जो हमारे एचएएल ने बनाए 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, वो उन्होंने आर्मी को प्रोवाइड किए थे मालदीव्स के, कि वो अपने आइलैंड टू आइलैंड कम्युनिकेशन कर पाए जल्दी से जल्दी। और बेसिकली वो, और हमारे कुछ पायलट्स और ट्रेनिंग ऑफिसर, ऑब्वियस अगर आप अपने कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे, जैसे कि हमने राफेल परचेस किए, तो हमारे कुछ पायलट्स फ्रांस में जाके ट्रेनिंग ली उन्होंने, और अभी भी कुछ फ्रांस के जो भी टेक्निकल्स और जो भी एक्सपर्टीज जिनके पास है, वो अभी भी हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स को गाइड कर रहे हैं कि इसे चलाते कैसे, या फिर इसे कोई प्रॉब्लम है तो ठीक कैसे करते। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, अपोजिशन पार्टी से प्रोपेगेंडा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा कि हमारे कुछ रिलेशंस पे बहुत अच्छे इंपैक्ट पड़ सकता है अगर आप इंटरवीन नहीं करोगे तो। और ये मालदीव की जो फिलहाल की गवर्नमेंट है, उन्होंने जल्दी से इसमें एक्शन भी लिया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने 100 साल पूरे कर दिए हैं। तो 1921 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी, और पूरे 100 साल हो गए इस कम्युनिस्ट रिजीम को, और बहुत कुछ हासिल किया है। तो आप देख सकते हैं शी जिनपिंग अपना स्पीच दे रहे हैं एक तरह से, और जो भी अचीवमेंट्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इन 100 सालों में की है, वही उन्होंने कहा। माओ जेडोंग ने, आप जानते हो, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को फॉर्म किया था। और एक और कम्युनिस्ट पार्टी का पहले से ही था, मतलब वो उन्होंने प्रॉमिस किया था, हम आपको डेवलपमेंट देंगे, हम आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देंगे, हम आपको एक अच्छी लाइफ देंगे, और वो चाइना में उन्होंने करके दिखाया। तो इसकी वजह से कभी उनके खिलाफ ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होते नहीं, अगर होते भी होंगे तो भी वो बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर भी है चाइना और इंडिया के बॉर्डर्स की। तो दोनों तरफ 2-2 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए इंडिया ने और चाइना ने। और इसमें तिब्बत एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि चाइना ने एक तिब्बत की आर्मी एस्टेब्लिश कर दी है, और सिक्किम के पास उन्होंने प्लेस कर दी। और इंडिया ने भी अपनी कुछ सीक्रेट फोर्सेस तिब्बतियन लोगों को लेके ही बनाई है, और वो भी इंडिया ने भी चाइना के खिलाफ खड़ी की है। तो इन दोनों ने भी तिब्बत का कुछ लोगों का इस्तेमाल किया है, पर इंडिया ने उन्हें अपने ऑफिशियल आर्मी में शामिल करके उन्हें ट्रेनिंग देके किया है। बट इन्होंने, चाइना ने जो भी वहां के
लोकल लोग यानी एम्प्लॉयड उन्हें चाइनीज आर्मी भर्ती करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो जो भी चाइनीज आर्मी के पर्सनल्स है ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाते वहाँ के एनवायरमेंट में, क्योंकि इन्हें ये एनवायरमेंट सूट ही नहीं होता। तो इसके कारण जो तिब्बतियन लोग हैं वो ज्यादा ज्यादा देर रह पाते हैं उस हाई माउंटेनियस रीजन्स में, जो जिस जहाँ टेम्परेचर जीरो से भी नीचे चला जाता है। तो इसके लिए उन्होंने तिब्बतियन फोर्सेस को रिक्रूट किया। तो देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है हैती से। आपको बताओ एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, उनके प्रेसिडेंट का असैसिनेशन किया गया। बेसिकली दो गनमैन उनके घर के अंदर घुसे और उन्होंने कहा यूएस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से आए, और उन्होंने उन्हें शूट कर दिया। और उनकी जो हैती की फर्स्ट लेडी उन्हें भी काफी सीवियर इंजरीज आई। तो अगर मैं हैती की आपको लोकेशन बताऊं तो आप देख सकते हो ये यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये डोमिनिकन रिपब्लिक, और ये है यहाँ पे हैती। तो बेसिकली ये दो दो आइलैंड है, एक ही आइलैंड है पर इसमें दो कंट्रीज है। और आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में जो डोमिनिका और जो बारबुडा में जो एंटीगुआ में केस हुआ था मेहुल चोकसी, यही पकड़ा गया है। और यही से अब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आके और डोमिनिका के अब बेसिकली केस चल रहा है। तो जैसे ये केस सॉल्व होगा उसे इंडिया में भेजा जाएगा, नहीं देखते आगे। तो अगली खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान और रशिया से। तो रशिया और पाकिस्तान एक पाइपलाइन बनाने वाले थे, जैसे कि कराची से लेके जो शिप से कराची तक आएंगी, और फिर वो वहां से नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट की जाएगी लाहौर तक, या फिर जो भी है पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इनके प्रोविंस में। बट पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं, हम कुछ अल्टरनेट पाइपलाइन ढूंढ लेंगे। इसके हिसाब से तो कुछ रिलेशन अच्छे स्टेब्लिश हो सकते थे, और रशिया को भी एक अच्छा लाइफ टाइम बायर मिल जाता गैस का। बट फिलहाल तो ये प्लान फ्लॉप होता दिख रहा है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होती है। तो अगली खबर निकल के आ रही है यही चाइना से ये कि सक्सेसर अब चुनना बहुत जरूरी हो गया है। मैंने पहले ही आपको बताया चाइना के बाद, क्योंकि चाइना ने अपने कुछ डमी पपेट्स बिठा दिए हैं कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो तिब्बत में आपको पता है दलाई लामा के बाद सबसे बड़ी पोस्ट होती है पंचन लामा। तो उसमें भी उन्होंने कुछ पपेट्स बिठा दिए, और जो ओरिजिनल दलाई पंचन लामा थे उन्हें जेल में डाल दिया। तो देखते हैं इसमें भी आगे क्या डेवलपमेंट होती है। अगली खबर निकल के आ रही है फ्रांस से। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपना रिपोर्ट पब्लिक जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग है, आपको बताइए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, तो वो हम फ्रांस में ही इनका हेडक्वार्टर है, वही से ये हमेशा बताते हैं। तो इंडिया की रैंकिंग 142 रखी गई है, जो कि बहुत ही बुरी है अपने आप में। और इन्होंने जो पीएम मोदी है उन्हें प्रेडेटर लिस्ट में डाल दिया। प्रेडेटर मतलब इन्होंने अपने कंट्रीज में या तो प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल किया है, या इन्हें वो रेगुलेट कर रहे हैं। तो इसमें इमरान खान भी है, और पहली बार इन्होंने 37 कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया, वरना ये 17-18 कंट्रीज का हर बार करते थे। और इसमें इंडिया की रैंकिंग 142 रखी गई है। आप देख सकते हो इस लिस्ट में पीएम मोदी भी है, और ये नॉर्थ कोरिया की किम जोंग उन। बस मुझे आपका ओपिनियन जानना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या सच में इंडिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स खत्म हो चुका है या फिर कम हो चुका है। और इन्होंने पीएम मोदी को भी प्रेडेटर लिस्ट में डाल दिया। तो इनका कहना है जब से 2014 में पीएम मोदी ने अपने ऑफिस संभाला है पीएम का, तब से उन्होंने या तो मीडिया को कंट्रोल किया है या तो रेगुलेट किया है। आप जानते हो जो 2017 में गौरी लंकेश जो एक रिपोर्टर थे उन पे भी अटैक हुआ था, तो वही भी इन्होंने इसमें मेंशन किया। इसके कारण उन्होंने कहा है इंडिया एक डेंजरस कंट्री है प्रेस फ्रीडम के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ आपको ओपिनियन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या सच में इंडिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के लिए इंडिया डेंजरस है या नहीं। तो अगली खबर निकल के अभी अभी जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है वो है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में जो तालिबान है, बट इसमें डिफरेंस है, पाकिस्तान तालिबान अलग है और अफगान तालिबान अलग है। जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसके साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिश्ते, पर जो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान है उसने पाकिस्तान के कुछ अटैक कर दिया पाकिस्तान के कुछ फोर्सेस पे, और उनके जो आप देख सकते हो कैप्टन भी उसमें शहीद हो गए, और पाकिस्तान के 11 सोल्जर्स भी शहीद हो गए। तो यही खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान का प्रोविंस है वहां पे ये इंसिडेंट हुआ, और इन्होंने 60 सोल्जर्स को किडनैप भी कर लिया उन तरीके पाकिस्तानी। देखते हैं इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होती है। और अगली खबर भी पाकिस्तान से ही है। बेसिकली जो इंडिया और पीओके, इंडिया की जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे एक दासू डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और उसमें जो इंजीनियर्स इस बस में जा रहे थे वहां पे, तो पाकिस्तान के जो यही बेसिकली किसी ने क्लेम नहीं किया अब तक, बट यही हो सकता है तहरीके पाकिस्तान, उन्होंने ही शायद किया होगा। इस बस में काफी नैरो लेन्स है, आपको पता है बहुत ही पहाड़ी इलाका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक जाने के लिए। तो इसमें 7 चाइनीज नेशनल्स भी मारे गए इसमें, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। और जो पाकिस्तान आर्मी के कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे वो भी इसमें शहीद हो चुका है। तो अब पाकिस्तानी जवानों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे वो सीपेक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये डासू डैम उसी सीपेक के अंदर ही आता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ही ये डासू डैम आता है। तो उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की फोर्सेस के पास, कि कैसे अभी इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे चाइनीज नेशनल को, इंजीनियर को। अब ये सब जो गवर्नमेंट है। अगली खबर निकल के आ रही है पंजाब नेपाल से।
तो नेपाल में एंड ऑफ केपी ओली जो शेर बहादुर देवो है उन्हें अब नया पीएम 2 दिन के अंदर बनाया जाएगा, और जो पीएम केपी ओली है जो पीएम थे अब तक उन्हें अब हटा दिया है। तो आप जानते हो चाइना के बाद सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी साउथ चाइना में सिर्फ यही थी जो केपी ओली बना रहे थे। बट अब ये जो है शेर बहादुर देव बेसिकली ये न्यूट्रल है, मतलब केपी ओली काफी बाइस थे। आप जानते हो उनकी स्टेटमेंट की श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था या फिर योगा नेपाल में ओरिजिनेटेड था, इनके काफी स्टेटमेंट वायरल होती थी। तो इन्हें हमेशा कंट्रोवर्सी में लाने की कंट्रोवर्सी करने की आदत थी। बट और ये ज्यादा प्रो चाइना भी थे, एक तरह से पपेट की तरह ही वर्क कर रहे थे। तो उनकी एक तरह से एंड हो चुका है। अब देखते हैं शेर बहादुर देवुआ अपना जो बहुमत है ये सिद्ध कर पाते या नहीं। तो और ये जो पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान में, या फिर जो भी टेररिज्म फैलाना, जैसे ये जैश ए मोहम्मद और ये जो तहरीक पाकिस्तान जो इनके खिलाफ कर रहा है, ये इनके ही फैलाए हुए एक तरह से टेररिस्ट है, और इन पे ये भी वापस वार कर रहे हैं। और तालिबान की, और अगर हम इनके बात करें पाकिस्तान की, और एक पाकिस्तान में फेमस कोट है, बहुत ही फेमस कोट है हिलरी क्लिंटन का। आप जानते हो ये 2015 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थी इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएस में जो हुए थे। तो इनका फेमस कोट है, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वोंट बाइट ओनली नेबर्स। मतलब आप अगर एक घर में सांप पालोगे और यही से उम्मीद रखोगे कि ये सिर्फ आपको आपके पड़ोसियों को काटेगा या फिर उन्हें ही काटेगा जिन्हें आप कहोगे, बट आप गलत हो, क्योंकि इवेंचुअली एक ना एक दिन ये आपको भी काटने वाला है। बस समय की बात है, आज कल या कुछ सालों बाद। तो देखते हैं पाकिस्तान को भी इसका सबक जरूर मिलेगा। सो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू क्रिएट की है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू डिकोड जियोपॉलिटिक्स और ये बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिकोड जियोपॉलिटिक्स।